हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक नए सब्जेक्ट की बात करूंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी और एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स। इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे आयकर पर कि भारत में आयकर की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे कर लगता है और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कहाँ से जनरेट हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आयकर अधिनियम से लेकर के और आयकर कैलकुलेशन तक की सारी बात हम इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स में आपको विषय में 4 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं: इनकम टैक्स लॉज अकाउंट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकम की कि इनकम क्या होती है। वैसे तो इनकम टैक्स में इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोग अगर इनकम को डिफाइन करें तो जैसे कोई भी एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन ने 40 लाख रुपए की कोई एक सेल की है, कुछ भी 40 लाख रुपए का बेचा है और उस बेचने के लिए उसने कुल लागत या कुल खर्च 25 लाख रुपए का किया। 40 लाख रुपए का बेचा है जबकि उस बेचने के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा 15 लाख, ये इनकम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इनकम। या अगर मैं प्रोफेशनलिस्ट की बात करूं, जो लोग पेशा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डांसर है, डांस करके उसकी अगर कोई इनकम हो रही है तो इनकम में काउंट होगी। कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर की सारी सेवाएं देकर जो पैसा कमाता है उसे हम लोग इनकम बोलेंगे। कोई लॉयर है, वो दुनिया के बहुत सारे लोगों के केस लड़ता है और उनसे पैसा रियलाइज करता है, वो भी इनकम के अंदर आएगा। कोई भी पर्सन कहीं काम करता है, नौकरी करता है, उसको जो सैलरी मिलती है दैट विल बी कवर्ड इन सैलरी। कोई पर्सन है, वो कहीं मजदूरी करता है, उसको मिलने वाला पारिश्रमिक, उसको मिलने वाला वेजेस, वो भी इनकम में काउंट होगा। यानी कि कोई भी पर्सन अपनी सेवाएं जहां कहीं भी देता है, उसको सेवाओं के बदले जो भी अमाउंट मिलता है, सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, रेम्यूनरेशन के फॉर्म में हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें इस सैलरी में, मतलब इस इनकम में काउंट होंगी। इनकम टैक्स में इनकम के लिए 5 सोर्सेस दिए गए हैं। 5 सोर्सेस गिवन इन इनकम टैक्स। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 सोर्सेस इनकम टैक्स में दिए गए हैं। इन 5 सोर्सेस से जो भी अमाउंट हमें रियलाइज होगा, वो रियलाइजेबल अमाउंट इनकम में काउंट किया जाएगा। इन सारे जितने भी सोर्सेस हैं, इन सभी सोर्सेस पे हम लोग आगे बात करेंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे कि उनसे हमें इनकम कैसे जनरेट होती है। आगे बात करते हैं टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंपलसरी फीस जो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हमारी इनकम पर चार्ज करती है। यानी जो भी जनता के विकास के लिए सरकार हमारी आय पर एक अनिवार्य शुल्क लगाती है, उस अनिवार्य शुल्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। और ये टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है। टैक्स बहुत पहले की, मतलब हमेशा की व्यवस्था रही है।
अगर राजा महाराजाओं की हम बात करें तो राजा महाराजा इसी टैक्स को लगान के रूप में वसूल करते थे। हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा भी है कि लगान वसूल की जाती थी। ये वही लगान है जो आज सरकारें टैक्स के रूप में जनता से या जितने भी लोगों की इनकम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है उन पर, उनकी इनकम पर सरकार द्वारा निश्चित दरों से वसूल किया जाता है। यानी कि ये लगान का नवीनतम रूप है। दैट मीन्स टैक्स क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक डेवलपमेंट के लिए इनकम पर एक निश्चित दर से जो अमाउंट यानी जो सर्टेन फीस रियलाइज करती है उसे क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है और इसी रेवेन्यू से जितने भी पब्लिक डेवलपमेंट के, सोशल वेलफेयर के जितने भी काम होने हैं सरकार इसी पैसे से करती है। सरकार के पास कहीं भी कुछ भी कमाने का कोई और जरिया नहीं है। सरकार की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा सोर्स टैक्स ही होता है। आगे बात करते हैं लॉज की। लॉ एंड अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब सरकार हम पर टैक्स रियलाइज करेगी, तो हमारे पास कुछ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो होने चाहिए ना। अगर हमारे पास कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होंगे तो हम अपने किन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर टैक्स पे करेंगे? दैट मीन्स पूरे साल भर किए गए जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी हमने काम किया है उन कामों का एक समुचित लेखा जोखा करना ये अकाउंट्स कहलाता है। मतलब पूरे साल भर दी गई सेवाएं या पूरे साल भर किया गया कोई भी कार्य जिसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें रखना होगा, वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम लोग किसके थ्रू रखेंगे? अकाउंट्स के थ्रू। इसका मतलब बिना अकाउंट्स के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होगा और जब तक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होंगे तब तक ठीक तरीके से एक्यूरेट टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब लॉज क्या है? लॉ मतलब कानून, नियम। सरकार ने कुछ टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए नियम और उपनियम मतलब सेक्शन, सब सेक्शन बना रखे हैं कि कितनी इनकम पर टैक्स लगना है, किस पर टैक्स लगना है, कितनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, कितनी इनकम के बाद सरचार्ज लगेगा, किसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। ये सब मैं टैक्स की टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं, इन पर अभी आगे बात हम लोग धीमे धीमे करते आएंगे। जितनी भी ये टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इन सारे प्रोविजंस को सरकार ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। जितने भी कर से रिलेटेड नियम और उपनियम हैं उन सबको सरकार ने पहले से ही बना रखा है, मतलब फिक्स कर रखा है। सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उनके लिए सरकार ने अब आयकर अधिनियम की व्यवस्था कर रखी है। उस आयकर अधिनियम में इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनकी पूरी डिटेल दी गई है। इसका मतलब लॉ में ये डिफाइन किया गया है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, किस दर से कैलकुलेट किया जाएगा, किसको छूट मिलेगी मतलब रिबेट मिलेगी, किसको रिबेट नहीं मिलेगी, कितनी रिबेट मिलेगी, इन सब का पूरा डिटेल इस लॉ में दिया गया है। इसलिए इसका पूरा नाम क्या बन गया? इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ये इनकम टैक्स क्या है। हम लोग मेन बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो अब इनकम टैक्स क्या है? तो भैया देखिए, इनकम टैक्स किसी भी पर्सन की, ये जो इनकम टैक्स है ना ये पर्सनल टैक्स है। कौन सा टैक्स है? पर्सनल टैक्स। ये किसी भी पर्सन की इनकम पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। दैट मीन्स such tax which is imposed on income of any individual person।
किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जो भी टैक्स चार्ज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स बोलेंगे। यानी किसी भी पर्सन ने पूरे वर्ष भर जो भी कमाई की है, जो अर्निंग की है, उस पर एक निश्चित दर से जो टैक्स लिया जाएगा उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स। बात क्लियर हो गई। अब आती है बात की जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स, ये टैक्स कितने टाइप का होता है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कर 2 प्रकार के होते हैं। पहला आएगा डायरेक्ट टैक्स। क्या आएगा, डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर, और इसको हिंदी में कहते हैं भाई अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इन जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें एक तो आता है इनकम टैक्स और दूसरा आता है कॉरपोरेट टैक्स। क्या आता है भाई, एक आता है इनकम टैक्स, जनरली लोग इसे ही जानते हैं, और दूसरा कॉरपोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान से सुनिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो अब जो डायरेक्ट टैक्स है इसका एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, जीएसटी। जीएसटी 2017 में मतलब 1 अप्रैल 2017 को अनाउंस हुआ था। ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस की समरी है, मतलब इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। अब केवल एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या है भाई और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई भी पर्सन कुछ भी कहीं से भी अर्न करता है तो उसी पर्सन पर लगाया जाने वाला टैक्स उसे खुद ही पेड करना पड़ता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरी इनकम हुई 5 लाख रुपए, तो हमें अपनी 5 लाख की इनकम पर खुद ही टैक्स पेड करना पड़ेगा। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है कि जिस पर्सन पर यह टैक्स लगेगा उस पर्सन को ही इस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इट मीन्स ना तो इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति पर इसे शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब ना हम अपना भार किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। अगर टैक्स हम पर चार्ज हुआ है, हम पर लगा है, तो हमें ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग जो भी टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हैं वो या तो डायरेक्ट फॉर्म में पे करते हैं या इनडायरेक्ट फॉर्म में पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जब हम लोग पे करते हैं तो हमें खुद पता चलता है, मतलब रियलाइज होता है, क्योंकि वो हमारी पॉकेट से खुद निकलता है। तो हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम लोग जानकर कि ये पैसा टैक्स के नाम पर जा रहा है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जब हम लोग जानते नहीं हैं तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब हम जानते हैं कि ये पैसा हमारी पॉकेट से टैक्स के नाम पर लिया जा रहा है तो हम उसे फील करते हैं और हम थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर खुद नहीं जानते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी टैक्स सरकार को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक 20 रुपए का ब्रेड का पैकेट लेकर आए और इस 20 रुपए के ब्रेड पर 2 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है तो आपको जो 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, आपको तो ब्रेड मिल रहा है ना 20 रुपए का, इसमें जो 2 रुपए का टैक्स इंक्लूड है वो आपसे टैक्स के नाम पे रियलाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब आप पे तो कर रहे हैं, मतलब आपको 2 रुपीज का पेमेंट टैक्स के नाम पे देना नहीं पड़ रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली फॉर्म में आपसे टैक्स रियलाइज किया जा रहा है।
और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर पेड करता है, बिकॉज वो रॉ मटेरियल परचेज करता है। उस रॉ मटेरियल पर जब वो टैक्स पे करता है तो इसका मतलब पहले नंबर में सबसे पहले टैक्स कौन पे करता होगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद जब वो अपना गुड्स सेल करता है किसको? होलसेलर को, तो वो होलसेलर से कलेक्ट कर लेता है, फिर होलसेलर टैक्स रियलाइज करता है। ऐसे ही ये प्रोसेस किस पर लागू होता है? रिटेलर पर, रिटेलर से फिर कस्टमर पर, फिर कस्टमर से किस पर? कंज्यूमर पर। कस्टमर एंड कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि इस जीएसटी का पेमेंट कस्टमर करेगा, नहीं। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट अल्टीमेटली कंज्यूमर को करना पड़ता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर करता है। मतलब हमारी अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेन लिया और इस पेन को सबसे पहले प्रोड्यूसर ने बनाया होगा, उसने टैक्स पेमेंट किया होगा, फिर होलसेलर ने, फिर रिटेलर ने, फिर कस्टमर ने, और फिर मेरे पास आया, मतलब मैं कंज्यूमर हूं, मैंने टैक्स इसका बियर किया है। इसका मतलब इस इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते, तभी हमें इसका पता नहीं चलता है। इस दुनिया में जो भी छोटी से छोटी चीजें हैं, और चाहे जितनी बड़ी चीजें ले लीजिए, हम लोग हर एक छोटी चीज और हर एक बड़ी चीज पर टैक्स भारत सरकार को किसी ना किसी रूप में दे रहे हैं। तो ये हो गया भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि भाई ये जो टैक्स है ना, ये जो टैक्स है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया, टैक्स वर्ड कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 1857 में क्रांति हुई। मतलब इंडिया में 1857 में क्रांति हुई। जिस रिवॉल्यूशन में, क्रांति में जो अंग्रेज लोग थे, उन अंग्रेज लोगों का बहुत नुकसान हुआ, मतलब बहुत जनधन की हानि हुई। 1857 की क्रांति में अंग्रेज लोगों का बहुत नुकसान हुआ, मतलब उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा इस क्रांति में। इस क्रांति के नुकसान की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब जो जनधन की हानि हुई है उसको कैसे रिकवर किया जाए, इसके लिए सबसे पहले भारत में 1860 में अंग्रेजी सरकार, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोगों का सिस्टम था भारत में, तो अंग्रेजी सरकारें हुआ करती थी। तो 1860 में इस क्रांति से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए पहली बार भारतीय नागरिकों पर भारत में 1860 में अंग्रेजी सरकार के अधिकारी सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार भारत में कर लगाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में टैक्स कब लगाया गया? तो 1860 में लगाया गया। और सर जेम्स विल्सन जो अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी थे, इन्होंने इसकी रिकवरी के लिए ये टैक्स पहली बार इंडिया में लगाया। अब बात आती है कि सर जेम्स विल्सन, इन सर जेम्स विल्सन को इनकम टैक्स का फादर भी कहा जाता है। दैट मीन्स सर जेम्स विल्सन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। इसके बाद धीमे धीमे टैक्स ऐसे ही लगता रहा, अव्यवस्थित रूप से। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एक व्यवस्थित स्वरूप नहीं था, ना कोई नियम था, ना कोई कानून था, ना कुछ था। जैसे जो कुछ टैक्स जैसे रियलाइज कर पा रहे थे अंग्रेज लोग भारतीयों पर, वैसे टैक्स लिया जा रहा था। पहली बार, अब भारत में पहली बार 1886 मतलब 1886 में भारत में पहली बार इस इनकम टैक्स को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब इसका पूरा एक नियम और कानून बनाने के लिए 1886 में भारत में पहले अधिनियम को बनाया गया, मतलब पहला एक्ट बनाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स का पहला एक्ट कब बनाया गया, तो भारत में इनकम टैक्स का पहला एक्ट 1886 में बनाया गया।
1886 में फर्स्ट एक्ट इनकम टैक्स का बनाया गया। अब जब एक्ट बनाया गया तो बहुत सारी कमियां धीमे धीमे बहुत सारे सजेशंस मिलते रहे और उन कमियों को धीमे धीमे वॉश आउट किया जाता रहा, मतलब दूर किया जाता रहा। तो इन एक्ट में अमेंडमेंट किए जाते रहे, मतलब परिवर्तन किए जाते रहे। बहुत सारे चेंज हो जाने के बाद फिर अधिनियम नए बनाए गए, नए अधिनियम आते रहे। अभी तक कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, अभी तक कुल मिलाकर 11th मतलब 11 अधिनियम बनाए जा चुके हैं। वर्तमान में 1961 मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है। 1961 वर्तमान में अधिनियम चल रहा है। अभी तक कुल 11 अधिनियम बनाए जा चुके हैं। धीमे धीमे 1886 से अपडेट करते अमेंडमेंट करते नए अधिनियम पे नए अधिनियम बनाए गए और अब हम लोग कहां पहुंच गए? 1961 में। मतलब कुल कितने अधिनियम बनाए गए भाई? 11। एक बात खास है कि इन 11 अधिनियमों में, वैसे तो सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ चेंज किया गया, लेकिन 1922 जो अधिनियम था, इनकम टैक्स एक्ट 1922, ये जो एक्ट था, इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात का डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो कि बात ये है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, यानी गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का जो डिस्क्रिप्शन है, जो बात है इसकी, वो आयकर अधिनियम 1922 में दी गई है। मतलब आयकर अधिनियम में गत वर्ष और असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष का जो डिटेल है, जो चर्चा की गई है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1922 में की गई है। इससे पहले मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी टैक्स था, जिस साल हम कमाते थे उसी साल हम टैक्स दे देते थे। इस साल कमाएंगे, इसी साल हमें टैक्स देना होगा, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन 1922 में जब धीमे धीमे टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ने लगा, तो 1922 में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया। इस पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको संक्षिप्त में समझ लेंगे, ब्रीफ में देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अगर हम लोग जिस पूरे वर्ष में पैसा कमाते हैं, मतलब जिस ईयर में हम लोग अमाउंट अर्न करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और इस कमाए गए अमाउंट पर नेक्स्ट ईयर में टैक्स पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे हम लोग अगर प्रेजेंट की बात करें तो इस समय हमारा असेसमेंट ईयर है 2021-22, 2021-22। इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2020-21। मतलब 2020-21 में जो हम लोगों ने इनकम जनरेट की है, इनकम अर्न की है, इस इनकम पर जो हम लोग टैक्स देंगे वो देंगे 2021-22 में। तो 2020-21 जिसमें हमने इनकम जनरेट की है, दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर। एंड जिस ईयर में हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड टू 31 मार्च एवरी ईयर। प्रत्येक साल 1 अप्रैल को कर निर्धारण वर्ष की शुरुआत होती है और ये वर्ष 31 मार्च तक चलता है। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो चर्चा है, ये आयकर के किस अधिनियम में है? तो 1922 में है। किस अधिनियम में है भाई? 1922 में। ध्यान से समझिएगा बात को। ये एमसीक्यूज बन रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूं 1886 पहला एक्ट, सर जेम्स विल्सन फादर, और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 1922। कितने एक्ट? तो अभी तक कितने एक्ट बन गए? 11 एक्ट। 1961 जो अधिनियम बनाया गया, इसमें कुल मिलाकर 248 सेक्शन हैं। क्या है बेटा? 298 कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन है और 4 शेड्यूल हैं। क्या है? 4
4 शेड्यूल मतलब 298 सेक्शन और 4 अनुसूचियां इसमें बनाई गई हैं, इसमें दी गई हैं। मतलब आयकर अधिनियम 1961 में कुल मिलाकर 298 सेक्शन हैं और 4 अनुसूचियां मतलब 4 शेड्यूल दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आयकर की सारी चीजों मतलब सारे नियम और सारे उपनियमों को बनाया जाता है। वर्तमान में हम लोग आयकर अधिनियम 1961 के आधार पर ही आयकर की गणना करते हैं, आयकर के नियमों और उपनियमों को मानते हैं, इन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो वर्तमान में बेटा क्या है, 1961 अधिनियम चल रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो इनकम टैक्स है ना, ये किसी ना किसी फिक्स रेट से चार्ज होती होगी। तो अब बात आती है कि ये जो फिक्स रेट है, क्या मैं बता रहा हूं, ये जो फिक्स रेट है, इन फिक्स रेट को डिसाइड कौन करता है, कौन करता है इनको, मतलब ये अथॉरिटी किसके पास है, जो इन इनकम टैक्स के रेट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब, इस इनकम टैक्स के स्लैब को कौन डिसाइड करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये इनकम टैक्स स्लैब के रेट फिनांस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इन्हें डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मैं लिख दूं यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इसे डिसाइड करती है अंडर फिनांस एक्ट 1961। इतनी बात समझ में, मुझे लग रहा है कि ये सारा आपको जो हिस्ट्री है ना, ये ठीक से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, कुछ बातें और शेष रह गई हैं। 1961 की हम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि जो फिक्स रेट से टैक्स चार्ज होता है, इन फिक्स रेट मतलब टैक्स स्लैब, इस टैक्स स्लैब का जो निर्धारण है, जो डिटर्मिनेशन है, वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस अंडर फिनांस एक्ट 1961। अब जब 1961 में आयकर अधिनियम 1960 में बनाया गया था, 1960 में आयकर अधिनियम बनाया गया, 1961 में यह बनाया गया और ये पूरी तरीके से लागू कब हो पाया, 1 अप्रैल 1962, मतलब बनाया गया 1961 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 में। भारत में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1962 में। ये पूरे भारत में मतलब होल इंडिया में लागू हो गया, एक्सेप्ट सिक्किम, मतलब सिक्किम को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू हुआ। सिक्किम में ये 1 अप्रैल 1990 मतलब 1 अप्रैल 1990, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, प्रभावी हो गया पूरे भारत में सिक्किम को छोड़कर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अप्रैल 1962 को भारत के किस राज्य में आयकर अधिनियम 1961 लागू नहीं हुआ, तो सिक्किम में लागू नहीं हुआ। सिक्किम में कब लागू हुआ आयकर अधिनियम 1961, 1 अप्रैल 1990। अब बात आती है, और अभी भी ये आयकर अधिनियम भारत में लागू है, इसी के अकॉर्डिंग भारत की सारी कर व्यवस्था चलती है। अब बात आती है कि जब टैक्स स्ट्रक्चर यहां आया तो टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत हो चुका था पूरी तरीके से, मतलब टैक्स जो सिस्टम था उस सिस्टम को देखरेख करने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए, उनकी चीज़ों को ठीक से समझने और समझाने के लिए अब हमें किसी की ज़रूरत थी, मतलब सरकार को किसी की ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार के पास तो एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है सरकार के पास। तो इनकी देखरेख मतलब इस अधिनियम में टैक्स के चीज़ों को, टैक्स की सारी चीज़ों को, नियमों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, इनको सबको मैनेज करने के लिए और समय समय पर सुझाव देने और लेने के लिए सरकार ने 2 समितियों का गठन किया है, मतलब 2 कमेटियां बना दी हैं। पहली कमेटी का नाम है चौकसी समिति। क्या नाम है भाई, चौकसी समिति, चौकसी समिति। और दूसरी समिति का नाम है राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति। चौकसी समिति
और राजा चौलैया समिति का सरकार ने गठन कर दिया और इन समितियों को सरकार ने इनकी पूरी देखरेख करने के लिए नियुक्त कर दिया। मतलब अब इन पर ये दोनों समिति अपनी नजर बनाए रखेंगी और आवश्यक दिशा निर्देश देकर या जो भी इस टैक्स स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होंगी उन पर ये अपनी नजर बनाएंगी और समस्याओं का निदान करेंगी। तो आज हम लोगों ने इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स की चीजों को ठीक से समझा है, इनकी डेफिनेशंस को समझा है, इनके मीनिंग को समझा है, टैक्स के टाइप्स को समझा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर हम लोगों ने टैक्स के हिस्ट्री को मतलब टैक्स के इतिहास को समझा है कि टैक्स भारत में पहली बार कब लगा, क्यों लगा, किसने लगाया, क्या कारण था। तो भारत में पहली बार टैक्स की शुरुआत कब हुई? 1860 में। क्यों हुई? क्योंकि 1857 में भारत में जो भी क्रांति हुई उस क्रांति से अंग्रेजों को बहुत जनधन हानि हुई। उस जनधन की हानि को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार के अधिकारी सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार कब लगाया टैक्स? 1860 में। ठीक है, 1860 में सर जेम्स विल्सन ने यह कर लगाया। इसके बाद जब कर की व्यवस्था मजबूत होने लगी तो 1886 में अधिनियम बनाए गए और हम लोग अधिनियम बनाते बनाते 11 अधिनियम बना चुके हैं और अब तक 1961वां जो अधिनियम है ये 11th नंबर का एक्ट है। मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है यह 11वें नंबर का अधिनियम है। इसमें कितने सेक्शन है? 298 और कितने शेड्यूल हैं? 4। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने ठीक से समझा है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की चर्चा 1922 में है। 1922 में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को ठीक से समझाया गया है। ये एक्ट 1961 में लागू हुआ, मतलब 1961 में बनाया गया, लेकिन भारत में पूरी तरीके से प्रभावी कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को, सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1990 को लागू हुआ। इन पूरी तरीके से कर की व्यवस्था को ठीक से रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस को समय समय पर चेंज करने के लिए और अपनी पूरी नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने 2 समितियों का गठन कर दिया। एक समिति का नाम क्या है भाई? चौकसी समिति। और दूसरी समिति का नाम क्या है? राजा चौलैया समिति। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में इनकम टैक्स लॉज और अकाउंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स की ब्रीफ हिस्ट्री जो हमने यहाँ पर आपके साथ साझा की है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इनकम टैक्स से रिलेटेड हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस पूरी हिस्ट्री या इनकम टैक्स के किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आप इस इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे अपनी क्वेरी डायरेक्ट भेज सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहेगा तो ये इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। अभी हम लोग इनकम टैक्स की वीडियो के साथ आए हैं। धीमे धीमे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, आगे हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, स्टैटिस्टिक्स की। यानी कॉमर्स में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिस पर हम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं नए नए वीडियोस आपके साथ साझा करता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इन वीडियोस का आनंद ले सकें। थैंक यू, नमस्कार।